बढ़ती महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की जिम्मेवारी चाहे आप मोदी जी पे डाल दो या वो उठा के नेहरू जी पे डाल दें, सच्चाई ये है कि इंटरनल फैक्टर्स के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे देश में इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। और उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे अंकल सैम यानी कि हमारा प्रिय मित्र यूएस। अब आप कहो कि यार यूएस का क्या लेना देना है इससे, तो सच्चाई यह है कि यूएस अपनी कंट्री में बैठ के हजारों ट्रिलियन डॉलर जो है वो छापता रहता है, जिसकी वजह से बाकी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है। अब ये सब कैसा होता है ये समझेंगे इस वीडियो में, और एक चीज और समझेंगे कि अगर यूएस दबा के पैसा प्रिंट कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता और बाकी सब कंट्रीज क्यों नहीं कर सकती। तो इन दोनों सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस चुल भरी वीडियो में। और अगर आपके मन में भी ऐसे ही चुल भरे सवाल आते रहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहते हैं। अब कहानी यह है कि एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग बाकी देश और इंडिया इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे पास बहुत से बैड एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि 1920 में जर्मनी ने 500 बिलियन डॉलर्स नहीं, उनकी जो करेंसी थी वो प्रिंट करी, और अगले 3 साल में उनके देश की यह हालत हो गई कि उनकी 4.2 ट्रिलियन करेंसी $1 के बराबर हो गई। ऐसे ही वेनेजुएला ने किया। वेनेजुएला ने 4 ट्रिलियन बोलीवार जो है वो प्रिंट किए, और 2020 तक उनकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन थी वो 4200% तक, हाँ जी 4200% तक बढ़ गई। तो ये बहुत ही ज्यादा बैड एग्जांपल्स है, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है ये फालतू की मनी प्रिंटिंग वाली टेक्निक से। लेकिन अब आप ये कहोगे कि भाई साहब इतने खतरनाक एग्जांपल हैं तो यूएस को क्यों कुछ नहीं हो रहा। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि यूएस मनी प्रिंट करता क्यों है, या फिर किसी भी कंट्री को अगर मनी प्रिंट करनी होती है तो वो करते क्यों हैं। अब इसको समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी जो कि है मिस्टर चंदू जी की। तो मिस्टर चंदू जी इंडिया में रहते थे और इनकी किसी आईटी कंपनी में यूएस में जॉब लग गई। वहां चले गए जी, जाके सेटल हो गए, बड़े खुश हुए। इनकी 1 महीने की सैलरी आ रही थी $1000 फॉर एग्जाम्पल। उस $1000 की सैलरी के बाद इन्होंने सोचा यार यहाँ पे अब रहने लग गए हैं तो यहाँ पे घर भी बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जाके कर्जा ले लिया बैंक से कर्जा लिया अराउंड 7% के इंटरेस्ट रेट पे। जो 7% की इंटरेस्ट रेट बैंक इनको दे रहा था, वही सेम पैसा जो है वो फेडरल रिजर्व से उस बैंक ने लिया था 2% इंटरेस्ट पे। अब फेडरल रिजर्व अगर आपको नहीं पता तो यूएस का रिजर्व बैंक समझ लो। कहानी यहाँ पे आ जाती है कि एक तरीके से $1000 में से चंदू जी $300 जो है वो अपना ईएमआई भर रहे थे घर की, जो कि 7% के हिसाब से थी। अब हुआ ये कि इन्फ्लेशन के चलते फेडरल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। अब जो इंटरेस्ट रेट फेडरल बैंक जो है वो दूसरे बैंक को दे रहा था 2% पे, उसको उन्होंने कर दिया 3%। तो 1% उन्होंने बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने 1% बढ़ा दिया, वैसे ही चंदू जी के बैंक ने भी 7% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 8% कर दिया। अब हुआ क्या, इंपैक्ट पड़ा सीधा चंदू जी पे। चंदू जी की जो ईएमआई थी वो मान लो $330 के पास आने लगी, यानी कि उनके पास हर महीने $30 खर्च करने के लिए कम थे। क्यूमुलेटिव लगा लो तो पूरे साल के हिसाब से उनके $360 कम हो गए, जो वो कम जाके मार्केट में खर्च करेंगे। यानी कि वो हो सकता है मूवीज देखना जाना बंद कर दें, या फिर वो हो सकता है कि वो मॉल जाना बंद कर दें, या हो सकता है वो वेकेशन पे जाना बंद कर दें, क्योंकि उनके साल के $360 कम हो गए। अब ऐसे ही चंदू जी जैसे बहुत से हजारों लोग हैं जिनकी जो मंथली इनकम है वो कम हो गई एक तरीके से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। इसके चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट में जो वो पैसा खर्च किया करते थे वहां के बिजनेसेस को भी इंपैक्ट हुआ, और वहां के बिजनेसेस को भी प्रॉफिट होना कम हो गया। अब सपोजिटली चंदू जी ने गाड़ी लेनी थी, लेकिन उनके पास गाड़ी लेने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो गाड़ी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था। अब गाड़ी की कंपनी सपोजिटली होंडा ने सोचा कि यार लोगों के पास पैसा तो है नहीं, हम क्या करते हैं अपनी गाड़ी के पैसे जो है वो कम कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि एक लिमिट तक ही कोई कार कंपनी भी अपनी गाड़ी के प्राइस को डाउन कर सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी गाड़ी का प्राइस भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक बॉटलनेक सिचुएशन बढ़ जाती है, जहां पे सामान बेचने वाला सामान बेच नहीं पा रहा और सामान खरीदने वाला सामान खरीद नहीं पा रहा। एक तरीके से इकोनॉमी स्टक हो जाती है, और इस स्टक इकोनॉमी को कहते हैं mentions recession. The world is staring at one. अब समझते हैं कि पैसा छापने की बात कहाँ आई। तो पैसा छापा जाता है, ये जो रिसेशन की कंडीशन है, ये जो मार्केट जो है वो ब्लॉक होगी एक तरीके से, इसको वापस सर्कुलेशन में लाने के लिए। यानी कि एक तरीके से मोटिव होता है जो एंड यूजर है, एंड कस्टमर है, उसके हाथ में पैसे दिए जाए ताकि वो उसको स्पेंड करे मार्केट में जाके और इकोनॉमी वापस घूमने लगे। अब ये होता कैसे है, होता ये ऐसे है कि भाई साहब वो अपनी बिल्डिंग में बैठ के और ट्रिलियंस डॉलर जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। अब प्रिंट करने के बाद ये बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक को हमेशा से पैसा तो चाहिए होता है। तो फेडरल बैंक जो है वो चंदू जी के बैंक के पास जाएगा और उनसे कहेगा आपके पास जो बॉन्ड पर है उनको हमारे पास गिरवी रख दो, और हम उसके बदले आपको फलाना $1 ट्रिलियन जो है वो दे रहे हैं। और बहुत ही
कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। मतलब आपको हम पहले अगर 2.5% पे दे रहे थे, अब हम आपको 0.5% इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे, आप ये लो और बॉन्ड हमें दे दो और आगे अपना काम करो। अब बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया और उनका इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। तो सबसे पहले तो वो चंदू जी का इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, यानी कि वो वापस वो 2% कम कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट उनको 9% का पड़ रहा था, वो इंटरेस्ट रेट उनको वापस 7% का पड़ने लग जाएगा। इसके अलावा बैंक के पास बहुत सारा पैसा होगा, तो वो भाई साहब लोगों को ढूंढ के जबरदस्ती लोन देगा। अब इससे क्या होगा कि जब लोगों के पास लोन आएगा तो उसके पैसे आएंगे, तो वो मार्केट में खर्च करेंगे। दूसरा, जो हमारे चंदू जी थे, इनके पास जब इनकी इंटरेस्ट रेट जो है वो डाउन होगी, इनके हाथ में पैसे बचने लगे, तो इन्होंने वापस खर्च करना शुरू कर दिया और इससे इकोनॉमी वापस रिवाइव हो गई। अब ये तो हो गई बात कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो क्यों पैसे प्रिंट कर रहा है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें एंड यूजर के हाथ में पैसे दिए गए ताकि वो मार्केट में जाके स्पेंड करे, इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। एक नया शब्द सीखा आपने इकोनॉमिक्स का, क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसको याद रखना। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि भाई साहब यूएस अपने घर में जो मर्जी आग लगाए, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन उसकी वजह से कैसे बढ़ रही है, मुझे फटाफट ये बताओ। बिल्कुल जी, इस पॉइंट पे आते हैं। तो सेम एग्जांपल, हमारे जो चंदू जी है, इनको ना चावल खाना बहुत पसंद है और वो चावल आता है इंडिया से इंपोर्ट होता है यूएस में और चंदू जी उसको खरीद के खाते हैं। चंदू जी जाते हैं और कहते हैं भाई साहब ऐसा हर महीने आप जो 3 किलो चावल बांध रहे थे, काम करो 5 किलो चावल बांध दो, क्योंकि अब मेरे पास तो पैसे बचने लगे हैं, तो हम भाई एक्स्ट्रा खाएंगे और देखी जाएगी, क्योंकि भाई मुझे चावल बहुत पसंद है, तो हम थोड़ा सा कंजूसी कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, अब हम पूरे 5 किलो लिया करेंगे। इससे क्या होगा, चावल की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चावल भी इंडिया में एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब इससे इंडिया में आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो 100 रुपए किलो चावल वहां खरीद रहा था, सपोजिटली 120 रुपए किलो खरीदने लगेगा, लेकिन उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? तो इंडिया में ये फर्क पड़ेगा कि जो इंडिया की चावल मंडियां हैं उसमें भी चावल की प्राइसिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक राइस बिजनेसमैन बोलेगा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं अपने चावल को इंडिया में बेचूं या फिर मैं अपने चावल को यूएस में बेचूं। अगर वही सेम चावल के मुझे यूएस में ज्यादा प्राइसिंग मिल रही है तो मैं वहां पे बेचूंगा। अब मान लीजिए मैं वहां पे 120 रुपए की बेच रहा हूं, अगर इंडिया वालों को खरीदना है तो वो 120 रुपए देके खरीद ले, यानी कि 20 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे दें जो मुझे यूएस वाले दे रहे हैं, तो आप खरीद लो, नहीं तो भैया मैं यूएस बेच रहा हूं। इसकी वजह से क्या होगा, इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब ये सिर्फ चावल के एग्जांपल से मैंने समझाया है, सेम चीज आप ये सोच लीजिए कि चाइना में भी हो रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहले 1000 रुपए की बिक रही थी यूएस में, अब उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो चाइना की भी वो जो 1000 रुपए की आइटम है वो 1100 की बिकने लगी है, चाइना में भी और यूएस में भी। अब अगर हमको चाइना से वो सेम प्रोडक्ट चाहिए तो चाइना कहेगा भाई साहब यूएस वाले तो 1100 में ले रहे हैं, अगर आपको 1100 में चाहिए तो मैं आपको भी दे देता हूं। ऐसे ही जितनी भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंपोर्ट है किसी भी कंट्री की, वो इंपैक्ट होती है, क्योंकि यूएस में डिमांड बढ़ने की वजह से सारे कमोडिटीज की जो है प्राइस वहां बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली हाइक होती है और वही सामान हम लोगों को जो पहले 100 रुपए में मिल रहा होता था या 1000 रुपए में मिल रहा होता था, वही 120 और 1100 रुपए में मिलने लगेगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो अब आप कहोगे कि भाई साहब ये बताओ कि यूएस जो है वो जितना मर्जी पैसा छापता रहे उसे कोई कुछ नहीं कहता और इसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इस चीज का क्या इलाज है? तो चक्कर यह है कि यूएस एक तरीके से इम्यून है। इम्यून इसलिए है कि जो यूएस करेंसी है यानी कि यूएस डॉलर है, वो रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया की, जिसकी वजह से वो इम्यून रहता है। अब कैसे रिजर्व करेंसी है? रिजर्व करेंसी का स्टेटस ऐसे है कि इंटरनेशनली कंट्रीज के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी बोरोइंग्स ली जाती हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक से ली जाए या एक देश किसी दूसरे देश को बोरोइंग देता है, तो वो यूएस डॉलर में देता है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती और हर करेंसी की वैल्यू जो है वो यूएस डॉलर से ही एक्सचेंज की जाती है। इसकी वजह से यूएस जितना मर्जी पैसा छापता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यूएस में डिमांड बढ़ती है तो हर कंट्री को फर्क पड़ता है। और यही एक मेजर रीजन है कि जो हमारी कंट्री में आज की डेट में आप इन्फ्लेशन देख रहे हो उसमें एक बड़ा हाथ यूएस का भी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसको लाइक कर देना है, ताकि YouTube भैया को पता चले कि भाई ये लड़का सही काम कर रहा है। और अगर आपको ये समझना है कि यार ये यूएस की करेंसी जो है ये रिजर्व करेंसी क्यों है, तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि चुल बड़ा टॉपिक तो ये भी है ही। बाकी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही चुल बड़े टॉपिक जो है वो हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपको 11 बजे डॉट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।